नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसकी तैयारी के लिए आज से हम शुरू कर रहे हैं सभी टॉपिक्स की वन लाइनर मैराथन। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट्स की वन लाइनर मैराथन मिलने वाली है आपको। और आज का जो हमारा टॉपिक है आपका भारतीय इतिहास है। जो 5 नंबर का आपका सेक्शन है उसका वन लाइनर मैराथन करने वाले हैं और सभी टॉपिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, उन सभी को आज के इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बस अंत तक देखना है आपको मेरे साथ। और यकीन मानकर चलिए, अगर आप मेरे पर भरोसा करके मेरे साथ जुड़े रहे तो 97 परसेंटाइल आपका कहीं नहीं गया। यकीन मानकर चलिए, मैं जितना पढ़ाऊंगा पूरा पेपर आपका उसी के अंदर आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। पिछली बार जितने भी पेट के अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े थे उन सभी को पता है कि कितना बेहतरीन कंटेंट हमने उपलब्ध कराया था। तो यकीन मानकर चलिए, अगर आपका टारगेट है 97 परसेंटाइल यानी कि टॉप 2 से 3% लोगों में शामिल होने का, जो टॉपर बनने वाले हैं, जिन्हें हर भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा, तो ये क्लास आपके लिए है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। आपके एग्जाम तक हम आपके साथ बने रहेंगे और आपको नियमित पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे। हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की वन लाइनर, थ्योरी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, प्रैक्टिस सेट सब कुछ उपलब्ध कराने वाले हैं और बहुत कम फीस में, मात्र 199 में। अभी 199 है, बाद में बढ़ा दी जाएगी। स्टार्टिंग में हमारे हर बैच की फीस कम होती है लेकिन बाद में बढ़ जाती है, फिर बच्चे पछताते हैं। तो अभी आपके पास मौका है, सिर्फ 199 रुपए में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, जो व्हाट्सएप नंबर 94,533,66,279 आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम पीईटी 2026 एग्जाम के लिए भारतीय इतिहास को कवर करने वाले हैं, जो आपका पूरा सिलेबस के अनुसार है। शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस में और यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में आता ही है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं खोजकर्ता से हम शुरुआत करेंगे। पहला जो हमारा स्थल है वो है हड़प्पा। इसके खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला स्थल है। वर्ष 1921 में इसकी इन्होंने खोज की थी। वर्तमान स्थिति मोंटगोमरी, पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो इसके खोजकर्ता है राखलदास बनर्जी, वर्ष 1922 में। वर्तमान स्थिति लरकाना, पाकिस्तान, सिंधु नदी। लोथल, एसआर राव ने इसकी खोज की थी 1954 में। अहमदाबाद, गुजरात, भोगवा नदी के तट पर। कालीबंगा, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और बीबी लाल व बीके थापर ने इसका उत्खनन किया था। खोज 1952 में हुई थी, उत्खनन 1961 से 1969 तक चला था। हनुमानगढ़, राजस्थान, घग्गर नदी के किनारे वर्तमान स्थिति है। धौलावीरा, जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी, कब? 1967 से 1968 में। आरएस बिष्ट इसके उत्खनन करता थे। 1990-91 में इन्होंने इसका उत्खनन किया था और वर्तमान स्थिति इसकी है कच्छ, गुजरात। चौंदड़ो, इसकी खोज की थी एनजी मजूमदार ने 1931 में। अर्नेस्ट मैके ने इसका उत्खनन किया था 1935-36 में। वर्तमान स्थिति है इसकी सिंध, पाकिस्तान, सिंधु नदी। राखीगढ़ी, सूरजभान ने इसकी खोज की थी 1969 में। वर्तमान स्थिति है इसकी हिसार, हरियाणा में। बनावली, आरएस बिष्ट ने इसकी खोज की थी 1973 में। वर्तमान स्थिति है इसकी फतेहाबाद, हरियाणा। अब हम बात करेंगे वन लाइनर्स के टर्म में। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई से की थी। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन या आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जो इसके प्रमुख स्मारक है। लोथल और सुरकोटदा सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। मनके बनाने के कारखाना लोथल और चौंदड़ो से मिले हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन माना जाता है।
इस सभ्यता में वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य मिले हैं। समाज मात्र सत्तात्मक था। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। इतिहासकार पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। राखीगढ़ी भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पन नगर है, जबकि धौलावीरा एक यूनेस्को साइट है। सुरकोटदा से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बाढ़ माना जाता है। मैकेबम मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगडेर है, जो दास्क नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सिंधु घाटी के लोग लोहे से अपरिचित थे। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। चौंदड़ों से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंटें और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यह भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला तथ्य है। अब हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति की, वैदिक कल्चर की। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना जाता है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों की भाषा संस्कृत थी और इनका समाज पितृसत्तात्मक था। दशराज्य युद्ध बैटल ऑफ 10 किंग्स परुष्णी रावी नदी के तट पर हुआ था। यह युद्ध सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था, जिसमें सुदास विजयी रहा। इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। अथर्ववेद में जादू टोना, रोग निवारण और औषधियों का वर्णन है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है और पुराणों की संख्या 18 है। 2 प्रमुख महाकाव्य हैं, एक तो महाभारत है और दूसरा रामायण है। रामायण वैदिक काल का नहीं है, लेकिन यहां पर आपका जो संस्कृत में है वाल्मीकि कृत रामायण, श्री रामचरितमानस आपका मध्यकाल में लिखा गया है, और ये जो आपका संस्कृत रामायण है, जो मूल रामायण है वाल्मीकि कृत, ये आपका यहाँ पर महाकाव्य है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए थे। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन माना जाता है और इसके संस्थापक कपिल मुनि हैं। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में 1000 BC में अतरंजी खेड़ा से हुई है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जिसे नदी तमा कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। ऋग्वैदिक काल में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए हुआ है, जिनका 250 बार उल्लेख है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई, जिसे श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा जाता था। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, जो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। वेदांगों की कुल संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की, जिसमें बात मुख्यतः होगी गौतम बुद्ध की, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे शाक्य कुल से थे। बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी।
35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना कहा जाता है और यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में बट गया। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों से संबंधित हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक प्रमुख ग्रंथ हैं। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक में यह वर्णित है। तो यह परीक्षाओं में पूछा जाने वाला तथ्य है, याद रखिएगा। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। अब बात कर लेते हैं, एक ट्रिक याद करते हैं बौद्ध संगीतियों की। तो एक में प्लेसेस आपको दिखेंगे, दूसरे में राजा दिखेंगे और तीसरे में जो उनके अध्यक्ष थे संगीतियों के वो दिखेंगे। जैसे पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। उस समय जो राजा था वो अजात शत्रु था और अध्यक्ष था महाकश्यप। दूसरी जो बौद्ध संगीति है वो वैशाली में हुई थी। उस समय राजा था कालाशोक और अध्यक्ष था सबाकामी। तीसरी जो बौद्ध संगीति है वो कुंडलवन में हुई। उस समय वो तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई और उस समय जो राजा था वो अशोक था और इसका अध्यक्ष बना था मोगलीपुत्र तिस्स। चौथी जो बौद्ध संगीति है वो कुंडलवन में हुई और इसका जो अध्यक्ष राजा था उस समय वो कनिष्क था। इसका जो अध्यक्ष बना था वो वसुमित्र था। तो ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। RVPK प्लेसेस की ट्रिक है, AKAK किंग्स की ट्रिक है और MSMB अध्यक्षों की ट्रिक है। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो आसानी से आपको अध्यक्ष, राजा और प्रेसिडेंट्स याद रहेंगे। अब हम बात करेंगे जैन धर्म की, विशेष रूप से महावीर की, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल और माता का नाम त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकार किया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान यानी कि कैवल्य प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे जिन यानी कि विजेता कहलाए, अहर्त पूज्य हो गए और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन हो गए। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जिन, अहर्त और निर्ग्रंथ कहलाए। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश प्राकृत आर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली बने। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है और पुनर्जन्म में विश्वास है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी संस्कृत में है। जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया: श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर नग्न रहने वाले, यानी कि दिशाएं जिनके वस्त्र हैं। ठीक है,
प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी राजगीर बिहार में हुई थी। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है मौर्य वंश, और विशेष रूप से सम्राट अशोक को देखेंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। राज्याभिषेक से पहले अवंती उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। यह युद्ध अशोक और कलिंग के राजा संभवतः नंदराज के बीच में हुआ था। नतीजा अशोक विजयी रहा, लेकिन भारी रक्तपात देखकर उसने युद्ध त्यागने की घोषणा की। इसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप को मिली थी। अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों में मिले हैं। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। अशोक के 7वें स्तंभलेख को सबसे लंबा माना जाता है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में अशोक ने ही बनवाया था। सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ भी अशोक द्वारा निर्मित है, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक को देवा नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय की उपाधि भी जाना जाता है। मौर्य प्रशासन में शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था, जिनकी संख्या 18 थी। मेगस्थनीज ने मौर्यकालीन समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व में हुई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अब हम बात करेंगे गुप्त वंश की, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। समुद्रगुप्त को उसकी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त जो है उसके युद्ध कौशल और विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। जो हरिसेन था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और उसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता और विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। तो समुद्रगुप्त ने 2 उपाधियां धारण की थी, एक अश्वमेध कर्ता और दूसरी विक्रमांक। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उसके संगीत प्रेम को दर्शाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फयान भारत आया था। शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। कालिदास और धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में प्रमुख थे। गुप्त काल को साहित्य और कला के विकास के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। महरौली का लौह स्तंभ, जिस पर जंग नहीं लगता, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित माना जाता है। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, जिसमें स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह से पराजित किया। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। आर्यभट्ट और बारामिहिर गुप्त काल के प्रमुख गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयक और सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की रचना इसी काल में की गई थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक में हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश के भी नाम से जानते हैं, इसका महान शासक था, जो 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था।
प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित कहा जाता है। नर्मदा का युद्ध 618 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध हर्षवर्धन और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। नतीजा क्या हुआ? इस युद्ध में हर्षवर्धन की पराजय हुई। इसका वर्णन एहोल अभिलेख में मिलता है। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। ये दोनों ग्रंथ बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और फिर पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन स्वयं एक महान नाटककार था। उसने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक नाटकों की रचना की है। रत्नावली और प्रियदर्शिका तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन करता था। ह्वेनसांग ने प्रयाग की 6वीं सभा में भाग लिया था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। हर्षवर्धन ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों के लिए एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किया था, जिसकी अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हर्षवर्धन ने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधियां धारण की थीं। हर्षवर्धन के प्रशासन में प्रांतीय शासकों को कुमार अमात्य या लोकपाल कहा जाता था। वर्धन काल में पुलिस विभाग के अधिकारियों को दंडपाशिक या दांडिक कहा जाता था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट माना जाता है। हालांकि उसका साम्राज्य केवल उत्तर भारत तक सीमित था। मथुरा हर्ष के समय में सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही वर्धन वंश का अंत हो गया और उत्तर भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राजपूत काल। राजपूत काल मुख्य रूप से 7वीं शताब्दी हर्ष की मृत्यु के बाद से 12वीं शताब्दी तुर्क आक्रमण तक माना जाता है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है, जिसमें राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। UPSSC PT का PYQ है, याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली यह रचना है। अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार वशिष्ठ मुनि के यज्ञ कुंड से 4 राजपूत वंश उत्पन्न हुए: परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक था, जिसने आदि वराह की उपाधि ली थी। गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था और इनकी राजधानी कन्नौज थी। जयचंद गहड़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को मार डाला। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था और इस वंश की राजधानी अजमेर थी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा और गौरी की हार हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। इसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा और भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था और इनकी राजधानी धारा नगरी थी। राजा भोज परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसने भोजपुर नामक नगर और सरस्वती मंदिर बनवाया था। तो सबसे विद्वान राजा अगर कोई था राजपूत वंश में तो वो राजा भोज ही था। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था और इनकी प्रारंभिक राजधानी कालिंजर महोबा थी। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। यह मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे विद्याधर चंदेल ने बनवाया था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल शासक अपनी मजबूत नौसेना और स्थानीय सुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण माउंट आबू राजस्थान में सोलंकी वंश के मंत्री बिमल साहा ने करवाया था। राजपूत काल में समाज मुख्य रूप से सामंती व्यवस्था पर आधारित था, जिससे केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी। अब हम बात करेंगे सल्तनत काल की।
कुतुबुद्दीन ऐबक को उसके उदारता के कारण लाल बख्श कहा जाता है, लाख बख्श, क्या कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता था। कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने शुरू करवाया था और इल्तुतमिश ने पूरा किया। इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूमि देने की इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। तराइन का द्वितीय युद्ध रिपीटेड हो गया है, 1192 में लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इल्तुतमिश ने 40 वफादार तुर्क सरदारों का दल तुर्कान ए चहलगानी बनाया था। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। बलबन ने दरबार में सजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी और सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन तुगलक वंश ने किया था, 94 वर्ष। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित की थी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। बाबर विजयी रहा और दिल्ली सल्तनत का अंत होकर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज कहा जाता था जिसे बलबन ने स्थापित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरों का सबसे बड़ा जाल बनवाया था। अमीर खुसरो जिन्हें तूती ए हिंद कहा जाता है ने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया जो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था जो तैमूर लंग का सेनापति था। लोदी वंश दिल्ली से सल्तनत का प्रथम अफगान वंश था जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मकानों पर, घड़ी और दुधारू पशुओं पर चरी नामक नए कर लगाए थे। अब हम बात करेंगे ट्रिक टू रिमेंबर डायनेस्टीज। गुल खिले तो सांस लो। क्या? गुल खिले तो सांस लो। यह क्रम है किसका? सल्तनत काल का। गुल यानी कि गुलाम वंश, खिले यानी कि खिलजी वंश, तो यानी कि तुगलक वंश, सांस यानी कि सैयद वंश और लो यानी कि लोदी वंश। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल साम्राज्य। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था जिसने 1526 ईस्वी में इसकी नींव रखी। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। बाबर विजयी रहा और उसने इस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य में हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई। फारसी भाषा में हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। इसमें शेर शाह सूरी विजयी रहा। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुए इस युद्ध में शेर शाह विजयी हुआ। इस हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजपूत राजा बीर साल के महल में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। यह युद्ध अकबर के सेनापति बैरम खां और हेमू के बीच में लड़ा गया। इसमें अकबर की विजय हुई और दिल्ली पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। यह युद्ध अकबर मान सिंह के नेतृत्व में और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना विजयी रही। अकबर ने 1582 ईस्वी में सभी धर्मों के समन्वय के लिए दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू राजा बीरबल था। मुगल सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य आधार अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा थी। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अंग्रेज राजदूत कैप्टन हाकिंस और सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे।
शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। औरंगजेब को उसके सादे जीवन और कट्टरता के कारण जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया था, जिसे अकबर ने समाप्त किया था। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। यह संधि छत्रपति शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के मध्य हुई। इसके तहत शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, जिसे 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने रंगून म्यांमार निर्वासित कर दिया था। सूरवंश के शासक जो था वो शेर शाह सूरी था। इसने बंगाल से पेशावर तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, जिसे जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्नों में टोडरमल उनके राजस्व मंत्री थे। आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना अकबर के दरबारी अबुल फजल ने की थी। मुगल साम्राज्य की राजकीय भाषा फारसी थी। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, जिसे जहांगीर ने अहमदनगर विजय के बाद शाहजहां की उपाधि दी थी। अब हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य की। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी थे, जिन्होंने स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर में हुआ था। कई जगह पर आपको 1630 लिखा हुआ भी मिल जाएगा। सिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे, जबकि आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में रायगढ़ को अपने मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाया था। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गागा भट्ट द्वारा किया गया था। कहीं कहीं पर आपको गंगा भट्ट लिखा हुआ भी मिल जाएगा। शिवाजी के प्रशासन में 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा यानी प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण और सम्मान का होता था। जैसे आजकल आप देखते हैं पेशवा का पद, प्रधानमंत्री का पद, वैसे ही उस समय भी पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री। पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा के बदले में शिवाजी द्वारा वसूले जाने वाले प्रमुख कर चौथ और सरदेशमुखी थे। परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में संपन्न हुई थी। यह संधि शिवाजी और मुगल सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में हुई। शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए और मुगलों का अधीनता स्वीकार की थी। पेशवा बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। पेशवा बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। बाजीराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए हिंदू पादशाही का आदर्श रखा था। पालखेड़ा का युद्ध 1728 में लड़ा गया था। यह युद्ध पेशवा बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क के बीच में हुआ। निजाम की हार हुई और उसे मुंगी सिंहगांव की संधि करनी पड़ी। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। यह युद्ध मराठों सदाशिवराव भाऊ और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। इसमें मराठों की बुरी तरह से हार हुई, जिससे उनका पतन शुरू हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में हुआ। यह युद्ध मराठों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया, जो अनिर्णायक रहा। यह युद्ध 1782 की सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। सालबाई की संधि 1782 में महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से हुई, जिसने 20 वर्षों तक शांति स्थापित की। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था, जिसमें भोसले और सिंधिया पराजित हुए। परिणाम स्वरूप देवगांव और सूरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में लड़ा गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुए इस युद्ध में मराठा सरदारों की अंतिम रूप से हार हुई। इसी युद्ध के बाद पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। 1818 ईस्वी में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर निर्वासित कर दिया गया था। पेशवा बाजीराव को इतिहास में नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में मराठा तोपखाने का मुख्य अधिकारी इब्राहिम खान गार्दी था। मराठा संघ के प्रमुख सरदार थे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले। शिवाजी के
राजस्व व्यवस्था मुख्य रूप से अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी की सेना में पैदल सेना पायक के सबसे छोटे अधिकारी को नायक कहा जाता था। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। बात करते हैं प्लासी के युद्ध की, जो 23 जून 1757 को लड़ा गया। यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला हार गया और अंग्रेजों की जीत हुई। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो है बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। यह युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में हुआ। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज विजयी रहे। संधि इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिससे कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य 1798 में हैदराबाद का निजाम था। लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत का सिद्धांत नीति के तहत विलय करने वाला पहला राज्य 1848 में सतारा था। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में अपने सार्जेंट मेजर ह्यूसन को गोली मार दी थी। 1857 की क्रांति की वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नाममात्र का नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने किया, जबकि वास्तविक सैन्य नेतृत्व वक्त खान के हाथों में था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया और उनके प्रमुख सेनापति तात्या टोपे ने, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया और उनका दमन करने वाले ब्रिटिश जनरल का नाम ह्यूरोज था। बिहार के जगदीशपुर आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व 80 वर्षीय जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, जिन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था, जिसे जनरल नील ने दबाया था। फैजाबाद अयोध्या में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था, जिन पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने और असम में दीवान मनीराम दत्त ने किया था। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, जिससे भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार ने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा था, यह ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के विद्रोह के आधिकारिक इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक का नाम 1857 था, 1857। अब बात कर लेते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो 1799 में लड़ा गया था। यह युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। परिणाम क्या हुआ? टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ और मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। मैसूर के वाडियार वंश के एक बालक को राजा बनाकर उस पर सहायक संधि थोप दी गई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो यह 1817 से 1818 के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स, ब्रिटिश और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। परिणाम क्या हुआ? मराठा शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई और पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच में लड़ा गया था। यह युद्ध लॉर्ड हार्डिंग, ब्रिटिश और सिख सम्राट दिलीप सिंह के बीच में हुआ। परिणाम क्या था? अंग्रेजों की जीत हुई।
संधि 1846 में लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि हुई, जिसके तहत सिखों को भारी जुर्माना देना पड़ा। अब बात कर लेते हैं ब्रिटिश राज्य का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, जिसमें भू राजस्व का 10/11 भाग कंपनी और 1/11 भाग जमींदार को मिलता था। स्थायी बंदोबस्त जमींदार व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के 19% हिस्से पर लागू थी। 1820 में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, जिसमें किसान रैयत ही भूमि का स्वामी होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी 51% हिस्से पर लागू की गई थी। 1822 ईस्वी में हाल्ट मैकेंजी द्वारा उत्तर पश्चिमी प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, जिसमें पूरे गांव महाल से एक साथ लगान वसूला जाता था। भारत से धन निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1867 में प्रस्तुत किया और अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में इसकी विस्तृत व्याख्या की थी। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बंबई बोरी बंदर से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर चली थी। भारत में पहली टेलीग्राफ तार लाइन 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू की गई थी। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू हुआ। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से नियम 17 के तहत सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय तैयार हुआ और लॉर्ड कैनिंग के समय लागू हुआ। 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने अधिनियम 5 के द्वारा भारत में दास प्रथा को पूर्ण रूप से उन्मूलन कर दिया। ब्रिटिश राज्य के आर्थिक प्रभाव के कारण भारत का भी औद्योगिकीकरण हुआ, जिससे भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग पूरी तरीके से नष्ट हो गए। अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों के लिए नील, कपास, चाय और जूट जैसी नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया, जिससे कृषि का वाणिज्यीकरण कहा जाता है। 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी स्वीकार किया। 1854 के वुड्स डिस्पैच को भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें विश्वविद्यालय स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की गई थी। 1882 में लॉर्ड रिपन के समय हंटर आयोग का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के विकास की समीक्षा करना था। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा कंपनी का चीन और चाय का व्यापारिक एकाधिकार भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और यह पूरी तरह से एक प्रशासनिक निकाय बन गई। 1880 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में रिचर्ड स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था, जो भारत का पहला अकाल आयोग था, और इसी की सिफारिश पर 1883 में अकाल संहिता बनाई गई। 1900 में लॉर्ड कर्जन के समय एंटनी मैकडॉनल्ड आयोग का गठन किया गया था, जिसने अकाल सहायता कार्यों में सुधार और एक अकाल आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए प्रति वर्ष होने का अनुमान लगाया था, जो राष्ट्रीय आय के आकलन का पहला प्रयास था। पहला वैज्ञानिक प्रयास BKRV राव ने किया था। ब्रिटिश आर्थिक शोषण के खिलाफ 1859-60 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास ने किया था। नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा का सजीव चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण में किया था। जमींदारी प्रथा और अत्यधिक लगान के विरोध में 1873-76 के बीच बंगाल में पवना विद्रोह हुआ, जिसका समर्थन बंकिम चंद्र चटर्जी और RC दत्त ने किया था। तो ये आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। देखिए, थोड़ा कठिनाई के साथ अच्छा कंटेंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि UPSSC PT का जो इतिहास है वो बताता है कि आप अगर सिलेबस देख के पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है आप 2-4 नंबर पीछे रह जाएं।
तो सिलेबस से थोड़ा ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा धक्का लगाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी का मद्देनजर रखते हुए आज का ये कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया गया है। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करिएगा। हमारा अच्छा कंटेंट और आपके अच्छे कमेंट दोनों मिलेंगे तो बात बन जाएगी। कमेंट बॉक्स में जब आप जाते हैं तो वहां पर वीडियो हाइप करने का ऑप्शन होता है, तो वीडियो भी हाइप कर दीजिएगा। और स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप मैसेज करके यूपी पीईटी के संपूर्ण कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। लोअर पीसीएस का कंटेंट भी उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो उसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। लोअर पीसीएस पर अभी ऑफर भी चल रहा है। तो महत्वपूर्ण क्लास थी जो आपको कंप्लीट करवाई गई है। इसी प्रकार से आपके सभी सब्जेक्ट का जितने भी सेक्शन हैं आपके 5-5 नंबर 10-10 नंबर के, उनका पूरा रिवीजन करवाया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी और पूरा कंटेंट आपके सिलेबस के अनुसार रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला टॉपिक कौन सा आप चाहेंगे जिस पर हम वीडियो बनाएं और आपके लिए कंटेंट लेकर आएं। ये पीडीएफ यूपी पीटी बैच में उपलब्ध करवा दी जाएगी, जहां पर आपको सुव्यवस्थित ढंग से लगातार पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएंगी आपके एग्जाम तक, जो थ्योरी में होंगी, वन लाइनर में होंगी, पीवाईक्यू एमसीक्यूज में होंगी और प्रैक्टिस सेट भी आपको बहुत सारे उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। तो तैयारी करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बात और, अभी आपका राष्ट्रीय आंदोलन बाकी है इतिहास में, वो आपका अलग से सेक्शन दिया है सिलेबस में, तो अलग से ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।